आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न धातुओं की बनी वस्तुएं देखते हैं, जैसे सोने चांदी के आभूषण, लोहे के सरिये, एल्यूमिनियम फॉयल इत्यादि। परंतु क्या आप जानते हैं, ये सब धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलती, वरन संयुक्त अवस्था में यौगिकों के रूप में मिलती हैं। इन यौगिकों से विभिन्न पदों के द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातुएं अभिक्रियाशील होने के कारण वायुमंडलीय गैसों व अन्य अभिकर्मकों से अभिक्रिया कर धातु के यौगिकों में परिवर्तित हो जाती हैं। भिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। किन्हीं दो धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना करने के लिए हम एक धातु को दूसरी धातु के लवण के जलीय विलयन में डालते हैं, तो यह पता लगता है कि पहली धातु दूसरी धातु से अधिक अभिक्रियाशील है। आइए आज एक प्रयोग करते हैं जिसमें हम कॉपर, जिंक, लेड और आयरन धातुओं की सापेक्षिक अभिक्रियाशीलता को जानेंगे। आज के प्रयोग की आवश्यक सामग्री है जिंक, आयरन, लेड तथा कॉपर धातु, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, लेड नाइट्रेट तथा कॉपर सल्फेट। 4 बीकर जिनमें ये विलयन रखे गए हैं 100 मिलीलीटर क्षमता के, 12 परख नलियाँ, 2 परख नली स्टैंड। इन 4 विलयनों को बनाने के लिए विधि इस प्रकार है। 5 ग्राम लवण लेकर 50 मिलीलीटर आसुत जल में घोलेंगे। इस प्रकार ये 4 विलयन प्राप्त होंगे। आइए प्रयोग का पहला भाग आरंभ करते हैं। इसके लिए हम ये 3 परख नलियां लेंगे और तीनों में कॉपर सल्फेट विलयन की थोड़ी थोड़ी मात्रा डालेंगे, लगभग 10 ml। अब तीनों परख नली में 3 धातुएं डालेंगे। पहली परख नली में जिंक धातु डालते हैं। स्पैचुला को फिल्टर पत्र से साफ करके दूसरी धातु अर्थात आयरन दूसरी परख नली में डालते हैं। फिर से फिल्टर पत्र से साफ करके लेड धातु के कुछ टुकड़े तीसरी परख नली में डालते हैं। चूंकि आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही है तीनों परख नलियों में, इसलिए हम प्रयोग के दूसरे, तीसरे और चौथे भाग का प्रयोग करेंगे और कुछ समय पश्चात 15 या 20 मिनट के पश्चात पहले प्रयोग के प्रेक्षण को देखेंगे। आइए दूसरे भाग पे चलते हैं। एक बार फिर 3 परख नलियां लेंगे और इनमें लेड नाइट्रेट विलयन की थोड़ी थोड़ी मात्रा डालेंगे, लगभग 10 ml। अब एक एक करके 3 धातुएं इनमें डालेंगे। पहले में जिंक धातु, दूसरी परख नली में आयरन धातु, और तीसरी परख नली में कॉपर धातु डालते हैं। चूंकि इन तीनों परख नलियों में भी प्रयोग की गति अत्यंत धीमी है, हम प्रयोग के तीसरे भाग पे चलते हैं। प्रयोग के तीसरे भाग के लिए फिर से एक बार 3 परख नलियां लेंगे और तीनों में
आयरन सल्फेट विलयन थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते हैं, लगभग 10 ml। अब इन तीनों परख नलियों में 3 धातुएं डालेंगे। सबसे पहले जिंक डालते हैं, सबसे पहले दूसरी परख नली में लेड धातु, और तीसरी परख नली में कॉपर धातु डालते हैं। चूंकि प्रयोग की गति अत्यंत धीमी है तो हम चौथे भाग की ओर चलते हैं। चौथे भाग के लिए फिर से 3 परख नलियां ली हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इन तीनों परख नलियों में जिंक सल्फेट विलयन डालते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, फिर से वही लगभग 10 ml के बराबर। अब इन तीनों परख नलियों में 3 धातुएं डालते हैं। पहली परख नली में आयरन धातु, दूसरी परख नली में लेड धातु, और तीसरी परख नली में कॉपर धातु। इन सभी अभिक्रियाओं में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। आइए प्रयोग के पहले भाग का प्रेक्षण करते हैं। पहली परख नली, जैसा आप देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट का नीला विलयन रंगहीन हो गया है और परख नली की तली पर जिंक धातु के ऊपर कॉपर का गहरा भूरा रंग चढ़ गया है, उसकी एक पतली परत बन गई है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरी परख नली में कॉपर सल्फेट का नीला रंग आयरन सल्फेट के हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो गया है और परख नली की तली पर कॉपर धातु जमा हो गई है। इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरी परख नली में आप देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट का नीला विलयन हल्का पड़ गया है और इसकी तली में लेड धातु के ऊपर कॉपर की हल्के भूरे रंग की परत बननी शुरू हो गई है। इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हुई, अर्थात तीनों धातु जिंक, आयरन और लेड कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि तीनों धातु जिंक, आयरन और लेड कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं। प्रयोग के पहले भाग में जिंक, आयरन और लेड धातु कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से अभिक्रिया करते हैं और तीनों में कॉपर धातु निक्षेपित होती है तथा क्रमशः जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट और लेड सल्फेट के जलीय विलयन प्राप्त होते हैं। आइए प्रयोग के दूसरे भाग का प्रेक्षण करते हैं। इसकी पहली परख नली में हालांकि रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि लेड नाइट्रेट भी रंगहीन है और जिंक और लेड नाइट्रेट का उत्पाद जो बनता है वो है जिंक नाइट्रेट, वह भी रंगहीन विलयन है। परंतु आप देख सकते हैं कि इसकी तली में काले रंग का ठोस पदार्थ जमा हो गया है, यह लेड है। दूसरी परख नली में देखें, इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्योंकि इसकी तली में भी आयरन धातु जमा हो गई है।
आइए देखें तीसरी परख नली में क्या हुआ। हम देख सकते हैं तीसरी परख नली में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। इन तीनों परख नलियों में प्रेक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिंक और आयरन धातु लेड नाइट्रेट विलयन से लेड को विस्थापित करती हैं, परंतु कॉपर धातु लेड नाइट्रेट विलयन से लेड को विस्थापित नहीं करती। अतः हम कह सकते हैं कि जिंक और आयरन लेड से अधिक क्रियाशील हैं। प्रयोग के दूसरे भाग में जिंक, आयरन और कॉपर धातु लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन में डालते हैं और आप देखेंगे कि पहले दो भागों में लेड धातु निक्षेपित होती है और क्रमशः जिंक नाइट्रेट और आयरन नाइट्रेट के जलीय विलयन प्राप्त होते हैं, जबकि तीसरे समीकरण में कोई अभिक्रिया नहीं होती है। आइए प्रयोग के तीसरे भाग का प्रेक्षण करते हैं। इसकी पहली परख नली यदि हम देखें जिसमें जिंक आयरन सल्फेट विलयन में डाला था, आप देख सकते हैं आयरन सल्फेट का हरा रंग रंगहीन विलयन में परिवर्तित हो गया है, अर्थात इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई। दूसरी परख नली में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई, अभी भी हल्के हरे रंग का आयरन सल्फेट इसमें उपस्थित है। तीसरी परख नली में भी कॉपर और आयरन सल्फेट विलयन में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। तीसरे प्रयोग का निष्कर्ष है कि जिंक आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित करता है, जबकि लेड और कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित नहीं करते। अतः हम कह सकते हैं कि जिंक आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु लेड और कॉपर आयरन से कम क्रियाशील हैं। प्रयोग के तीसरे भाग में जिंक, लेड और कॉपर धातु आयरन सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं और केवल पहले समीकरण में जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है एवं आयरन धातु निक्षेपित होती है। बाकी दोनों समीकरणों में कोई अभिक्रिया नहीं होती है। आइए प्रयोग के चौथे भाग का प्रेक्षण करते हैं। पहली परख नली में आयरन और जिंक सल्फेट में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। दूसरी परख नली में लेड और जिंक सल्फेट में भी कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है और तीसरी परख नली भी कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं दर्शाती है, अर्थात आयरन, लेड और कॉपर धातु जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आयरन, लेड और कॉपर धातु जिंक धातु से कम क्रियाशील हैं। प्रयोग के चौथे भाग में आयरन, लेड और कॉपर धातु जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं और तीनों समीकरणों में कोई अभिक्रिया नहीं होती। आज के प्रयोग से हमने यह देखा कि जिंक, आयरन, लेड व कॉपर की अभिक्रियाशीलता भिन्न होती है, जिसमें जिंक सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड और कॉपर सबसे कम क्रियाशील है। आप इसी प्रकार बाकी धातुओं का भी प्रयोग करके उनकी अभिक्रियाशीलता ज्ञात कर सकते हैं।